हो सकता है कि जब तक आप ये एपिसोड देखो तब तक जंतर मंतर से सीजेपी लीडर्स और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स को वहां से हटा दिया गया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पुलिस आरएएफ शाखा के बल प्रदर्शन के बाद गुंडे आ धमके हैं सेंट्रल दिल्ली पर, कॉकरोचों को कुचलने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए। गुंडा मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे। रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर भी पूरा घूम रहे, रेकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गोरक्षक और सारे सनातनी भाई मिलकर करने वाले हैं। भारद्वाज जी का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ है, लेकिन यहां दो सवाल जरूर उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या सनातन धर्म को यह शोभा देता है कि कोई सनातनी अपने आप को खुलेआम गुंडा बोल रहा हो? यह धर्म का अपमान नहीं हुआ? या हमारा धर्म अब यही बन गया है, वेद उपनिषद तर्क वितर्क ये सब छोड़ो, पिछवाड़े में डंडा डालो? दूसरा सवाल यह उठता है, क्या दिल्ली पुलिस में भर्ती अब इस तरीके से होगी कि 500 रुपए का पॉलीकार्बोनेट का डंडा पकड़कर कोई भी छोटा डॉन बन जाएगा, फिर रील्स भी बनाएगा, लोगों को धमकाएगा, कैट वॉक करेगा? यहां तक कि दिल्ली पुलिस को नाकाबिल बताया गया है, चैलेंज किया जा रहा है कि अरे हमें दो डंडा, हमें दो हक, हम दिखाते हैं कैसे किया जाता है काम। हम तो दिल्ली प्रशासन से एक ही बस मांग करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बस एक दिन के लिए हम जैसे कट्टर सनातनी को अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती में ले और एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। और जो भी लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सिविल में आया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कोई कुछ नहीं, सिविल में आने का जरूरत नहीं। हम जैसे सनातनी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब आम तौर पर ऐसी बातें करने पर दिल्ली पुलिस दो डंडे मारकर इंसान को घर भेज देती, लेकिन इन्हें यहां शायद एक खास वजह से बुलाया गया है। नहीं, मैं डिबेट और वार्तालाप और मीडिया में बाइट्स देने की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल इनका काम जंतर मंतर में एंट्री करके वहां लड़ाई करने का, अराजकता फैलाने का हो सकता है। ऐसे दृश्य पिछले कुछ दिनों में हमें काफी दिखने को मिले हैं। जो प्रोटेस्ट इतने हफ्तों से एकदम अच्छे तरीके से चल रहा था, पीसफुली चल रहा था, अब वहां आए दिन हमें इस तरीके के झड़प दिखने को मिले। नहीं मिट्टी में मिला दूं मिट्टी वैसे जंतर मंतर की उत्तेजित भीड़ इन लोगों को सीधा कर सकती है, अरे 2 मिनट में सीधा कर सकती है, लेकिन एजेंडा भी तो वही है। झगड़ा करो, फसाद करो, गाली गलौज करो और देश भर के लोग देख पाएं कि कॉकरोच जनता पार्टी का गांधीयन विरोध कैसे एक दंगल में बदल गया है, पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन चुका है। याद रखिए 20 तारीख की सुबह भी यही हुआ था। एक पत्थरों भरा ट्रक जंतर मंतर पर पाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही पत्थर जैसे स्टोन पेल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। कहा यह भी गया है कि नहीं ये तो कॉकरोच जनता पार्टी इस ट्रक को लाई है। तो फिर सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक यह जवाब क्यों नहीं दिया कि यह ट्रक दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में लाया कौन? इतने सीसीटीवी कैमरास है, एआई टेक्नोलॉजी है, कोई जवाब नहीं मिला। फिर 23 तारीख को भोर 2 बजे एक टूटी सी कार जंतर मंतर पर डाल दी जाती है दिल्ली पुलिस द्वारा। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा यह है कि यह जानबूझकर गाड़ी यहां रखवाई गई है ताकि कॉकरोच जनता पार्टी पर तोड़फोड़, स्टोन पेल्टिंग का इल्जाम लगाया जा सके। और उसके बाद 23 तारीख की सुबह जंतर मंतर के आसपास 17 हो गए, 17 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया। राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशंस बंद हो जाते हैं, इतना क्या बड़ा कारण आ गया आप सोच कर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के पास वाला भी मेट्रो स्टेशन बंद, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल परेशान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहने लगे कि मैं इस मैटर में इंटरवेंशन करूंगा, लेकिन पुलिस का काम अभी भी नहीं रुका। पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस, सबसे एलीट कनॉट प्लेस इलाके के दुकानों को 6:30 बजे बंद करने की हिदायत दे डाली। जंतर मंतर में पुलिस की चेकिंग और क्राउड कंट्रोल भी धीरे धीरे कम होती गई है। अब वहां कुछ भी हो सकता है, वहां कोई कुछ ला सकता है। किसी को आउट करने से पहले फील्डिंग इसी तरीके से सेट की जाती है। सरकार का आकलन है कि कभी ना कभी चिंगारी तो आंख पकड़ लेगी, कभी ना कभी तो नैरेटिव बदलेगा, कभी ना कभी तो लोगों में फटीग आएगा। उसके बाद पुलिस और आरएएफ लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर जंतर मंतर को खाली करवा देंगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट, पुलिस के लिए यह 5 मिनट का काम है। यह काम बहुत पहले ही हो चुका होता, लेकिन देखिए सरकार की भी एक दिक्कत है ना, उसको डेमोक्रेसी का जो मुखौटा है वो बहुत पसंद है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कहलवाओगे? तो प्रोटेस्ट को कुचलना नहीं है,
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पहले डिस्क्रेडिट करना है, ठीक जैसे आपने पहले शाहीन बाग प्रोटेस्ट के साथ किया, फार्मर एजिटेशन के साथ किया, वैसे ही। अब देर से ही सही, लेकिन मोदी सरकार को यह बात तो समझ में आ गई है कि उनका जो इनिशियल आकलन था, कैलकुलेशन था, वो गलत था। एक्चुअली बच्चे राजनीति, निकम्मे लीडर, अकाउंटेबिलिटी जैसे चीजों में रुचि लेने लगे हैं। अब्दुल मियां और मियां खलीफा से ऊपर उठकर अब वो पूछने लगे हैं कि पेपर लीक माफिया के इतने अच्छे दिन कैसे चल रहे हैं इतने सालों से, एजुकेशन सिस्टम ऐसे चुरमुरा कैसे रहा है, देश में कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में क्यों नहीं पहुंच पाया, रिसर्च पर 0.6% ऑफ जीडीपी क्यों खर्चा किया जाता है, और इतने थर्ड क्लास ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी सरकार में इतनी हेकड़ी कहां से आती है कि सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकती है। इसी चीज को लेकर गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकल रहा है स्टूडेंट कम्युनिटी में। हालात को देखते हुए सरकार ने भी नए सिरे से इस समस्या से निपटने का अब प्लान बना लिया है। अरे नहीं, मैं एजुकेशन सिस्टम बदलने की या सॉरी बोलने की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी सरकार ने अब एक 3 pronged अप्रोच बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता को कम करने के लिए और सरकार का एक अच्छा चेहरा दिखाने के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 1, ड्यूल ट्रैक काउंटर ऑपरेशन। जंतर मंतर में भीड़ को सबसे पहले कम करना होगा, कभी लोगों को डराकर और कभी वायलेंस दिखाकर। अभी तो ऑटो में से पुलिस वाले यंगस्टर्स को बाहर खींच रहे, कह रहे तुम जंतर मंतर के तरफ ही नहीं जा सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स को भारी पैसे प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट को दिखाओ ऐसा कि वो एजेंडा ड्रिवन हो, कि वो अमेरिका से फंडेड हो। पैसा तुम दे रहे हो लेकिन प्रोटेस्ट को फंडेड तुम बता रहे हो। किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन को कम कराओ और सरकार के कामों को अच्छे दृष्टिकोण से दिखाओ। स्ट्रेटेजी नंबर 2, हिट स्प्रे का इस्तेमाल। कॉकरोच जनता पार्टी ज्यादा ना फुदके तो उसे केसेस में फंसाओ। अब याचिका भी दर्ज हो गई है कि एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी के फंडिंग के पीछे तिरपाल लगाने के पैसे कहां से आ गए, पानी पिलाने के पैसे कहां से आ गए। दरअसल बीजेपी को शायद यकीन नहीं हो रहा है कि पैसे लिए बिना देश के लिए कोई काम कैसे कर सकता है। सौरभ दास जैसे स्पोक्स पर्सन पर भी एफआईआर लगाने की अभी बात चल रही है। स्ट्रेटजी नंबर 3, कहीं ना कहीं अपनी भी गलती मान लो। सरकार ने कम से कम यह तो माना है कि नीट के मुद्दे को वो बेटर हैंडल कर सकती थी, ऑप्टिक्स पूरा बिगड़ गया। इसको लेकर अब मोदी ने कहा है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना देंगे, पेपर लीक करने वालों को हम पनिश कर देंगे इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। सरकार ने यह भी कहा है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी से बात करेंगे। माय गॉड, पो बात करेंगे हैं, नॉन बायोलॉजिकल छप्पनेश्वर, इंसानों से संपर्क बनाएंगे। वाह वाह वाह। लेकिन इस बात पर भी क्लैरिटी दे दी कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन लगता है भैया काफी राज दफन है प्रधान जी के सीने में मोदी जी को लेकर। तो क्या सरकार का रुख कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर नरम हो रहा है, सरकार प्रैक्टिकल बन रही है, या यह सब एक दिखावा है, कॉकरोच जनता पार्टी को पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी चल रही है? क्यों सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के खात्मे के बीच में आप और हम खड़े हैं, जनता खड़ी है, और वो जनता क्या कर रही है, जनता क्या कर सकती है, इसे भी जानेंगे आज के एपिसोड में। पहले बोला जाता था मनमोहन सिंह, और यहां पिछले 2 महीने करीबन प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ना बोले, मौन मोदी बनकर बैठे रहे। वांगचुक जी फास्टिंग करे, मोदी जी चुप। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, मोदी जी चुप। पार्लियामेंट अडजर्न हुआ, मोदी जी चुप। पूरी दुनिया ने कवर किया कि दिल्ली के राजधानी के बीच में कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तब भी मोदी जी चुप। लेकिन फाइनली चमत्कार हो गया। सुबह सुबह आज मोदी जी ने ट्वीट कर दिया और यह बताया पूरे देश को कि अब हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक। दोज हु ट्राई टू हार्म द फ्यूचर ऑफ द यूथ विल नॉट बी स्पेयर्ड। अरे जीरो टॉलरेंस का एकदम ऐलान कर दिया है मोदी जी ने। इसी के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह, पूरे का पूरा कैबिनेट, निर्मला ताई ने सबने तालियां बजानी शुरू कर दी, इसको एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया कि कितना बड़ा माइलस्टोन, हिस्टोरिक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है मोदी जी ने। सबका मुंह अब बंद हो जाएगा। सरकार इसे सेलिब्रेट करने लगी, बीजेपी से डिसाइसिव एक्शन बोलने लगी, कहा कि देखा हमने सुना बात और हमने एक्शन लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बोला, अरे हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, वी आर रेडी, हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ।
लेकिन ये क्या, स्टूडेंट्स की तरफ से जो रिस्पांस आता है बिल्कुल उल्टा आता है। वो एकदम इंप्रेस नहीं होते हैं, वो वाहवाही नहीं करते हैं। हो सकता है कि उंगलियां जला ली थी। 20 तारीख को नड्डा जी ने घर बुलाया था कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन को, और पीछे से वहां पूरा का पूरा स्टेज ही तबाह कर दिया था। ऑलमोस्ट उस दिन प्रोटेस्ट खत्म हो गया था। ऑपोजिशन लीडर्स ने साफ साफ बोल दिया कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी रवैया काफी तीखा रहा। कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया सिनेट ने साफ साफ लिख के बोला कि 152 पेपर लीक्स हो चुके हैं 10 सालों में। फास्ट ट्रैक कोर्ट छोड़ो, स्लो ट्रैक में कितने कन्विक्ट हुए हैं? 0। और कंसर्न्ड मिनिस्टर्स का क्या है? किसी ने इस्तीफा दिया है? तो ये सारे जो खोखले वादे हैं, एम्प्टी प्रोमिसेस हैं, मोदी जी ये सब करना बंद करो। देश का जो युवा है वो पागल नहीं है, वो आपके भक्तगण तरह नहीं है कि आपने जो बोला उन्होंने मास्टर स्ट्रोक बोल दिया। उधर राहुल गांधी भी इस मामले में काफी ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं और उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के भविष्य को ठेस पहुंचाया है। आपने टोटल कैप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया है। और फिर से स्टूडेंट्स की जो मांग है, राहुल गांधी ने रीइटरेट किया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, स्टूडेंट से माफी मांगनी होगी, और जिन्होंने असॉल्ट किया है, जो पुलिसमैन है जिन्होंने असॉल्ट किया है स्टूडेंट्स को, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। उधर कॉकरोच जनता पार्टी से आशुतोष रंका ने भी एक सिमिलर टोन पर सिमिलर बात की कि उन्होंने कहा कि देखो, डिबेट इस बात पर नहीं है कि भैया हम क्या करेंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाया, पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि क्यों हुआ और इस पेपर को लीक करने में कितने लोग शामिल हैं और आपने लीक होने क्यों दिया इतने सारे पेपर। तमिलनाडु फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने भी कहा कि सेंटर को नीट को अबॉलिश कर देना चाहिए, वापस कंट्रोल स्टेट के पास आना चाहिए, स्टेट लेड एग्जामिनेशंस होने चाहिए। अब बताइए, अचंभे की बात तो यह है कि अन्ना हजारे भी बोल पड़े। कहां थे इतने दिन? अन्ना हजारे बोले कि अरे प्रधान के इस्तीफे से सरकार थोड़ी ना गिर जाएगी। पता नहीं क्यों उनको सरकार की इतनी फिक्र है, लेकिन बात तो सही है कि प्रधान के इस्तीफे से सरकार तो नहीं गिर जाएगी। उन्होंने भी कहा कि मोदी जी थोड़ा एक्शन ले लो। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही रही दिन की कि ऑपोजिशन इन बातों पे नहीं आने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने डिस्कशन, जो कि सरकार ने मान लिया कि डिस्कशन करते हैं, कहा कि हम डिस्कशन करेंगे नहीं, पहले प्रधान का इस्तीफा दो, नो डिस्कशन बिफोर प्रधान रेजिग्नेशन। तो पूरा का पूरा अब ऑपोजिशन इस मुद्दे पर एक होता आ रहा है। हमने अपने कल एपिसोड में भी बताया था कि हमारे देश में रिसेंट पास्ट में बहुत कम मुद्दे हैं जहां पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ आ जाता है, और इसीलिए पार्लियामेंट को भी स्थगित करना पड़ा। अब यह बात जो है कि सबसे जो दुख की बात है और ये जो मोदी के खोखले वायदे की बात है, वो ये है कि 2024 नीट लीक का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसे बेल मिल जाती है। जिस दिन प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं उसे बेल मिल जाती है, क्योंकि सीबीआई उसके खिलाफ चार्जशीट अच्छे तरीके से बना नहीं पाती है। तो कितना खोखला वादा है आप इस बात से समझ सकते हो। यह फास्ट ट्रैक का जो जुमला है, क्यों इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वैसे जो खबर पर नजर रखते हैं उन्हें यह बात मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नया तो ऐसा अनाउंस नहीं कर दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे देश में कुछ नई चीज नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिया में सबसे पहले 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। वाजपेयी के एनडीए सरकार में एस्टैब्लिश किया गया था जुडिशियल बैकलॉग को खत्म करने के लिए। जब मोदी गुजरात चीफ मिनिस्टर थे 2013 में, उन्होंने भी कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को रिवाइव किया जाए, सेंट्रल का असिस्टेंस भी मांगा था। और 2014 में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे तब उन्होंने वायदा किया था कि वो स्पेशल कोर्ट्स लाएंगे अगर वो जीत गए, स्पेशल कोर्ट्स लाएंगे टू प्रोसिक्यूट करप्ट एमपीज एंड एमएलएज। आप बताइए, उस समय देश को लग रहा था कि 15 लाख रुपए भी आ जाएंगे बैंक अकाउंट में, और एमपीज और एमएलएज को उनका ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। तो सोचिए देश में कितनी पारदर्शिता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। हुआ कुछ उल्टा, अपना ही कोर्ट बना दिया और जो करप्टेड जो एमपीज थे दूसरे पार्टीज को वॉशिंग मशीन में डाल के अपने पार्टी में ले आए। 2019 में फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, फिर से पॉक्सो केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। 2024 में मोदी ने फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात की, जिससे मैं भी सहमति रखता हूं। देशभक्त पर हमने भी बोला है कि हमारे एक स्क्रॉ यूनिट होना चाहिए, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ये कोई नई चीज नहीं है, ये 4 बार 5 बार ये सरकार अनाउंस कर चुकी है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हेडलाइन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत
दिक्कत यह है, एक्सपर्ट से अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से प्रॉब्लम सुलझ नहीं जाता है, क्योंकि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी वही दिक्कतें हैं। स्टाफ शॉर्टेज है, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे तो फास्ट कहां से होगे? और इसीलिए हम बता रहे हैं 148, 150 जो भी आप नंबर उठाना चाहो, 10 साल में इतने लीक हो चुके हैं। 10 साल 11 साल में कितने एग्जिस्टिंग कोर्ट सिस्टम में कितने कन्विक्शंस हुए हैं, इस बात से आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी सीरियस थी इस मुद्दे को लेकर। और शायद ये फास्ट ट्रैक का जुमला आपके ऊपर लगाया जा रहा है, प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। इससे एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है, सरकार कुछ और ही गेम खेल रही है इसके पीछे। अगर आपने मोदी सरकार की क्रोनोलॉजी को समझा है पिछले 12 सालों में, तो आप जानते होंगे कि सरकार जो कहती है उसका एकदम उल्टा होता है। अगर सरकार बोलेगी देयर शुड बी पीस एंड हार्मोनी, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में। अगर सरकार बोले वी शुड ऑल बी सिविलाइज्ड, हमें बातचीत करनी चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कट्टा निकलने वाला है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त रॉयटर्स ब्रेकिंग न्यूज हमें यह दे रहा है कि कहां सरकार एक तरफ कह रही है हम बातचीत करना चाहते हैं, वही मोबाइल फोन कंपनीज को हिदायत दी जा रही है कि जंतर मंतर के आसपास अपने सारे मोबाइल टावर्स को बंद कर दो, ब्लैकआउट कर दो। मने पहले दुकानें बंद करवा रहे हो, उसके बाद मोबाइल फोन कंपनी से कह रहे हो कि इस एरिया में सारे सिग्नल बंद कर दो, और उसके ऊपर गुंडे बुला रहे हो बाहर से। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्रोनोलॉजी बैठाई जा रही है। सरकार किस हद तक जा सकती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, आप जानना चाहोगे? ये इस बात की कल्पना मैंने भी नहीं की थी। अब पता चल रहा है कि सरकार ने एक्चुअली पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया था 20 तारीख को। जब द हिंदू ने ये इस बात का खुलासा किया था, तो मैं भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। काफी ज्यादा इस पर रिएक्शन हुआ था, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस न्यूज को डिनाई किया था। लेकिन अब आज द हिंदू ने एक और विक्टिम ढूंढ निकाला। 19 साल का एक लड़का, 1% चांस उसका बाकी रह गया है, एक आंख में उसकी पूरी तरीके से विजन जाने वाली है। मोदी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हो आप, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाओ, एक और पता करो कि पैलेट गन फायर क्यों किया गया था और किसने फायर का ऑर्डर दिया था। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो डिनाई करती है कि उसने तो कभी पैलेट गन चलाया नहीं, क्योंकि उनके पास तो होती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आरएएफ के पास होती है, रैपिड एक्शन फोर्स के पास होती है। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है वो दिल्ली पुलिस के कमांड के अंडर आती है, उनके निर्देश पर चलती है। तो पैलेट गन देश के राजधानी के बीच में किसने चला दिया, इसका हमारे पास एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर होना चाहिए। बहुत मजा आएगा पता करने के लिए कि कौन हमारे देश के युवाओं को इस तरीके से अंधा करने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे अंधभक्त थे, जो थोड़े बहुत आंख वाले थे, उनको आप अंधा करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद अगर कोई सवाल उठाए तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है मेरे पास तो समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस, वी आर टू बिजी। तो पैलेट गन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मजाक उड़ा रहा है, तो फिर जो युवा है वो ट्रस्ट किस पर करेगा? और जब सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, दैट इज व्हेन द सिस्टम ब्रेक्स डाउन। हमारे जो राजनेता हैं चिल्लाते रहते हैं, चीख चीख करके बोलते रहते हैं, और जो गोदी एंकर्स हैं कहते रहते हैं वी आर नॉट नेपाल, वी आर नॉट बांग्लादेश। आई होप सो दैट वी आर नॉट। लेकिन हम वही गलतियां कर रहे हैं जो नेपाल और बांग्लादेश ने किया था। अरे शेख हसीना दिल्ली में बैठी हुई है सरकार की छत्रछाया में, शेख हसीना से पूछिए क्या गलती की थी उन्होंने। सबसे बड़ी गलती शेख हसीना ने की थी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रजाकार्स बुलाकर, बेसिकली बांग्लादेश के लिए द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटी नेशनल्स। हम वही काम यहां कर रहे हैं, इनको एंटी नेशनल बुला रहे हैं, सोरोस फंडेड बुला रहे हैं, जो उनकी एक्चुअल पेन है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और नेपाल में सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या हुई थी? पीसफुल प्रोटेस्ट था, सरकार की बात को चेंज करने के लिए कोई बात भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर ऑर्डर आता है पुलिस की तरफ से, हाँ भैया चला दो गोली स्टूडेंट्स के ऊपर, और ओवरनाइट ये पूरा प्रोटेस्ट नेपाल में बदल जाता है। देश में क्या मांगा जा रहा है? एक नेता का रेजिग्नेशन, और वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, और बात करने का सलीका तक तुम में नहीं है। सॉरी तो बोलना दूर की बात है। तो क्या होगा जब ये आक्रोशित स्टूडेंट्स ना इधर उधर चले जाएंगे, जब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे? बिहार में हमें दिखने को मिल गया जिस तरीके से वायलेंस हुआ, जिस तरीके से हमला अब हमें दिखने को मिल रहा है। तो आप भी इसे टेस्ट कर रहे हो, और शायद चाहते भी यही हो कि थोड़ा और वायलेंस हो और फिर हम आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप अंदर से लोगों को भड़का रहे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट को भी नॉन पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभिजीत दीपके ने बाकायदा मैसेज करके बोला है, पूरा पब्लिकली अनाउंस किया है कि लोगों को भेजा जा रहा है इस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने के लिए। 1 महीने से बैठे हुए तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब अचानक इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लोगों को यह दिख नहीं रहा है,
और जो थोड़ी बहुत कमी है वो बीजेपी लीडर अपने आप खुद पूरा कर दे रहे हैं। पुराने पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं दिखाने के लिए कि स्टूडेंट्स अब वायलेंट हो चुके हैं। पटना में एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा कि देखो हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर पथराव हो गया है। गलत था, फॉल्स था, लेकिन किसको शर्म है। रिपब्लिक मीडिया ने तो अमेरिका को भी ब्लेम कर दिया, चाइना को भी ब्लेम कर दिया, बांग्लादेश को भी ब्लेम कर दिया, पाकिस्तान, सीआई। अरे भाई, अगर इतने सारे लोग हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं फिर तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। अर्नब गोस्वामी, क्या आप अमित शाह की इस्तीफा की मांग कर रहे हो? क्या हमारा देश इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि बांग्लादेश भी अब हमारे देश के अंदर अराजकता फैला रहा है? बीजेपी के खुद के एमपी जो निहंग सिख्स हैं उन्हें प्रोटेस्ट साइट पर खालिस्तानी बुला रहे हैं। शायद जानबूझकर लोगों को और उकसाने की यहां कोशिश हो रही है। जो लोग वहां शांति बहाली करने के लिए आए हैं उन्हें आप खालिस्तानी बुला रहे हो। और उधर इन्फ्लुएंसर्स ने तो साफ साफ खुलासा कर दिया है वैसे हमारे पास भी आया है कि भैया हम आपको पैसे देंगे, प्रो गवर्नमेंट कंटेंट आप बना दो। तो मैं सरकार से ये कहने की एक बोलूंगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स को आप ये मैसेज भेज रहे हो, अबे देख तो लो कौन से कंटेंट क्रिएटर को भेज रहे हो। रैंडम उठाकर आप सबको भेज रहे हो कि भैया सरकार के लिए पॉजिटिव मैसेजिंग कर दो। 15 एडिटर ने बोला 15 लाख रुपए है। एक चोर आया था 12 साल पहले, आज तक दिया नहीं वो 15 लाख रुपए। मेट्रो बंद कर रहे हो, ऑटो से लोगों को वहां नहीं जाने दे रहे हो, लोगों को और आक्रोशित करने की कोशिश कर रहे हो, सिंपैथी उनके साथ रख नहीं रहे हो। ये सारी चीजें आपने सिंघू बॉर्डर पर भी ट्राई किया था कि लोगों को दिक्कत में डाल दो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद कर दो, जिससे ना थोड़ा सा जो सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो भी कम हो जाए। चलिए, ये बात तो हो गई कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन आप और हम क्या कर सकते हैं? बाय द वे, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया कि ये दो धारी लड़ाई है। एक तरफ ऑन ग्राउंड है और वो ऑन ग्राउंड सरकार आराम से हटा सकती है, लेकिन जब तक ना लोगों के मन में नैरेटिव चेंज होता है, सरकार हिचकिचा रही है इस कदम को लेने से। आपका और मेरा काम यह है कि ये जो लोग अभी उठे हैं, जगे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उस नैरेटिव को चेंज ना होने दे। झूठ का, धर्म का, फेक नैरेटिव का, पैसे के नैरेटिव का, गोदी नैरेटिव का, उसे फिर से सक्सेसफुल ना होने दे। बेसिकली एजुकेशन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुद्दा सिर्फ यही होना चाहिए। मुझसे भी सवाल पूछा गया था, मैंने भी कहा कि मैं इडियट हूं, कुणाल कामरा भी इडियट है। अरे मैं कह रहा हूं कि दीपके क्यों भी छोड़ दो। सवाल यह है कि एजुकेशन सिस्टम चुरमुरा रहा है या नहीं, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं। बस यही सवाल है, बाकी सब बकवास है। अब डेटा रद्द करने का प्लान पूरा चल ही रहा है। जहां जहां डेटा रद्द हो, अगर आप ऑन ग्राउंड हो, डेटा नहीं मिल रहा है, प्लीज रिकॉर्ड करिए सब कुछ, क्योंकि कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा। अभी खबर आई दिल्ली के पुलिस ऑफिसर जिनको पकड़ा गया कैमरा पर एक महिला प्रोटेस्टर पर जबरदस्ती स्लैप करते हुए। नीदर शी वाज अ रिस्क, वो तो साइड में बैठी हुई थी, जाकर झापड़ जड़ दिया। अभी तो और भी बहुत सारे सवाल मिलने बाकी हैं कि ये जो बाली पहने लोग घूम रहे थे, जो गुंडे घूम रहे हैं, उनका क्या, वो तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे तो लोगों को समझ में आएगा, नैरेटिव टूट पाएगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हम ये जो पुलिस ब्रुटैलिटी है और जो लाठी चार्ज और वो जो कील वाली लाठी, उसकी हम खबर लेंगे। एक हियरिंग को शेड्यूल किया गया है। जो गोदी मीडिया है उसे कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। अब जो उनके साथ ग्राउंड पे हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं लोगों का जो आक्रोश है। लेकिन जो हम अंधपन बैठकर ये जो गोदी मीडिया की बातें 12 साल से सुनते आए हैं, उसे समझो वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, और ना चीख चीख कर क्यों ऐसा चिल्ला रहा है, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। 10,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी ऑन साइट हैं जंतर मंतर में, और जो नैरो रोड्स हैं, वो संसद मार्ग है, टॉलस्टॉय रोड है, बहुत पैक्ड है, वो लोगों को होल्ड नहीं कर पा रही है। लोग आसपास भी जा रहे हैं और इसीलिए सरकार चिंतित है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कंफर्म्ड खबर है कि जंतर मंतर में लोग बाहर से भी आ रहे हैं। रात भर, दिन भर लोग वहां बैठे हैं, चांटिंग कर रहे हैं, और फ्रेश बैचेस लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम से भी आ रहे हैं, बड़े बड़े बस्ते लेकर आ रहे हैं। उनका इंटेंशन बहुत साफ है, वो वहीं कैंप करेंगे और हटेंगे नहीं। दीपके ने भी बात साफ कर दी है कि अगर फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल तक चल सकता है तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं इस प्रोटेस्ट को, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता है। आयरनी देखिए सिचुएशन की कि कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स वहां से जो पत्थर पड़े हैं सड़क पर, वो खुद ही हटा रहे हैं, जिससे कि कोई इस्तेमाल करके ये ना बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पथराव किया है। सोचिए, प्रोटेस्टर्स ही साइट क्लीन कर रहे हैं, पुलिस वहां बाहर खड़ी हुई है। उधर सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बस मुझे एक बात बता दो, एक अश्योरेंस दे दो कि इस चीज को सरकार सीरियसली ले रही है। उन्होंने अपना स्टांस को सॉफ्टन किया है,
लेकिन सरकार का जो कड़ा रवैया है वो अभी भी नरमाया उतना नहीं है। इसी के बीच खबर यह भी आ रही है कि कैसे देश भर में ऑटोमेटिक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हम देख पा रहे हैं। मुंबई से एक शानदार वीडियो आया कि कैसे वहां प्रोटेस्ट के बाद कितने सारे लोगों को पुलिस वैन में भर दिया गया और एक महिला आती है और वैन को ब्लॉक कर देती है। डिटेंशन के खिलाफ लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। वैसे देश भर में जो खबरें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए रिजाइन लिख दीजिए कमेंट्स में, देखेंगे यहां तक कौन आया, इतने देर तक एपिसोड में कौन आया। और मैं पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात कर दूंगा। देखो सबका नाम लेना होगा, पिछले बार मैंने 2-3 शहरों का नाम नहीं लिया था, खूब गालियां पड़ी थी। अच्छा मजाक कर रहा हूं। वैसे में भी कल देश भर में क्या होने वाला है उसकी पूरी खबर मैं आपको यहां दूंगा देशभक्त पर, क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। 24 जुलाई को पूरे देश भर में प्रोटेस्ट की एक बात की गई है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात की गई है। अब आप प्रोटेस्ट में जाओ या ना जाओ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पे बैठ के फोन के सामने, टीवी के सामने इस बात को इंश्योर करोगे कि जो हेट मॉन्गर्स है, जो पेड सोशल मीडिया ट्रोल्स है, जो लोग इस मूवमेंट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के फ्यूचर को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप कोशिश ये करिए पीसफुल तरीके से जो झूठ बोल रहा है उसे कॉल आउट करिए, जो नैरेटिव है मूवमेंट का उसको टूटने मत दीजिए। क्योंकि याद रखिए ये एक मूवमेंट है देशभक्त के लिए, एजुकेशन भक्त के लिए, जो सच्चाई के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए। जो नफरती चिंटू हैं उनको इस बार जीतने मत दीजिएगा। इसमें आपका और हमारा बहुत बड़ा रोल है। जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं क्या हम अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं।